दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है मुक्तेश्वर के आदमखोर बाघिन की, जो 25 लोगों को मार के खा चुकी थी। कहानी के पिछले भाग में मैंने बताया था कि किस तरह से जिम कॉर्बेट साहब उसे मारने के लिए मुक्तेश्वर पहुंच गए थे और उन्होंने उस बाघिन द्वारा वो ताजे ताजे मारे गए बैल को ढूंढ भी लिया था। और उसके बाद वो अपने मित्र के बेटे बद्री शाह से मिलने के लिए जा रहे थे। ये सब मैंने आप लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, कहानी में आगे क्या क्या घटित हुआ, अब हम चलते हैं उसको जानने के लिए। लेकिन घटनाक्रम में जाने से पहले, मतलब उसमें आगे बढ़ने से पहले, मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मनोज जी का, पूनम जी का, सुमन जी का और रिंकू कुमार जी का। आप लोगों द्वारा दिया गया आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अनमोल है। अपना प्यार इसी तरह से बरसाते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ और ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी आप लोग करते रहेंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने बहुत कुछ पूछा है, कुछ लोगों ने अच्छी सलाह भी दी है। मैंने उन सब की बातें को नोट करके रखा हुआ है। जब ये कहानी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं उनके सारे प्रश्नों का और सारी बातों का जवाब देने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बस इस कहानी को ख़त्म कर लें, उसके बाद थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। ये कहानी ख़त्म होगी तो उसके बाद जो है अगला वीडियो वही होगा। उसके मतलब उसके बाद, इस कहानी के बाद वाले वीडियो में आप लोगों से बातें करना ठीक रहेगा, ठीक है ना? तो चलें घटनाक्रम में आगे। चलिए, अब घने जंगलों के बीच से चलते हुए जिम कॉर्बेट साहब जो है बद्री शाह जी के सेब के बगीचे में पहुंच गए। मैंने बताया था ना, सेब का बगीचा था बद्री शाह जी का। यहाँ पर उनका गेस्ट हाउस भी था। बद्री शाह जी ने जिम कॉर्बेट साहब का बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उनको थैंक यू बोला कि अरे सर, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कारपेट साहब, जिम कॉर्बेट साहब को कुमाऊं में और गढ़वाल में कारपेट साहब कहते थे। बद्री शाह जी और जिम कॉर्बेट साहब दोनों वही गेस्ट हाउस के बरामदे में बैठकर चाय और कुछ खाने पीने के सामान का इंतज़ार कर रहे थे, जो बद्री शाह जी का नौकर अंदर किचन में बना रहा था कुछ इनके लिए। जिम कॉर्बेट साहब ने बद्री शाह जी के साथ बात करते करते, मतलब बातों के सिलसिले के दौरान ही उन्हें अपना मुक्तेश्वर पहुंचने और उसके बाद से अभी तक का, इनसे मिलने तक का सारा विवरण बताया कि किस तरह से एक छोटी से बच्ची से मुलाकात हुई और उसने उसके चाचा के शिकार हुए बैल के बारे में बताया। साथ ही जिम कॉर्बेट साहब ने ये भी बताया कि उन्होंने उस बाघ द्वारा जो बैल मारा गया है उसके शरीर को भी ढूंढ लिया है। और बातें के दौरान ही जिम कॉर्बेट साहब ने बद्री शाह जी से पूछ लिया कि यार, इस बैल के मारे जाने की सूचना यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या सरकारी अफसरों को क्यों नहीं दी? तो इसके जवाब में बद्री शाह जी ने बताया कि यहाँ के लोगों का जो विश्वास है वो सरकार और शिकारियों से उड़ गया है, क्योंकि उनके सारे प्रयास असफल हो रहे हैं। शिकारियों के और सरकार के जो भी प्रयास है सब विफल हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। तो इस बात से यहाँ के निवासी बड़े खिन्न हैं, बड़े गुस्से में हैं इन लोगों के प्रति। और इसी वजह से उन लोगों ने सरकार को बताना, कुछ ऐसा नहीं लगा कि सरकार को बताया जाए। बैल मार दिया, रोज का कुछ ना कुछ हो रहा है, कब तक सरकार को बताया? जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि ये शिकारी लगातार असफल हो रहे हैं, ये आखिर ये आदमखोर का शिकार कर क्यों नहीं पा रहे, क्या वजह है, क्या रीज़न है? तब बद्री शाह जी ने बताया कि ये शिकारी शिकार करने का जो सही तरीका है वो नहीं जानते हैं, वो इन्हें नहीं आता है। ये किसी भी शिकार जिसे बाघ ने मारा हो उसके आसपास ऐसे इंतजाम करते हैं जिन्हें देख के बाघ समझ जाता है कि यहाँ पे खतरा है और वो शिकार के नज़दीक लौट के नहीं आता है। जिम कॉर्बेट साहब ने पूछा, यार आखिर वो ऐसा क्या इंतजाम करते हैं कि आदमखोर मतलब वापस नहीं आता है, जो समझ जाता है, क्या है मतलब ऐसा क्या करते हैं? तो बद्री शाह जी ने बताया कि वो सबसे पहले तो
शिकार के आसपास की जितनी भी बाधाएं हैं, जैसे मतलब झाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची घास है, या छोटे छोटे पेड़ पौधे टाइप के जो हैं, उन सबको हटा देते हैं, काट देते हैं। फिर एक बहुत बड़ा मचान बनाते हैं किसी पेड़ के ऊपर, बड़ा मचान बनाते हैं, और एक मचान में एक साथ कई शिकारी बैठ जाते हैं। और बाघ ये सब देख लेता है, और यही सब कारण थे कि आदमखोर बाघ कभी भी शिकार के पास वापस लौट के नहीं आता था। बद्री शाह जी इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे कि पूरे मुक्तेश्वर क्षेत्र में केवल एक ही बाघ है, और वो अपनी दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। लेकिन बद्री शाह जी को ये नहीं पता था कि ये लंगड़ापन जो है उसके पाँव में किस कारण से हुआ है, उसको चोट लगी, कैसे लगी, क्या लगी, ये नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि ये बाघ है या बाघिन है, मतलब मेल है या फीमेल है, नर है या मादा है, कुछ पता नहीं था। जिस बरामदे में ये लोग बैठे हुए थे, उसी बरामदे में एक बड़ा एरिडल टेरियर नामक एक ब्रीड है कुत्ते की, वो भी बैठा हुआ था, जो बद्री शाह जी ने पाला हुआ था। अचानक कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया। अब जिस दिशा की तरफ कुत्ते का मुंह था, जिस तरफ मुंह करके वो गुर्रा रहा था, वहां पे एक बड़ा सा लंगूर बैठा हुआ था, जो सेब की पेड़ की डाली को ऐसे झुकाकर उसमें से सेब तोड़ रहा था। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने सेब का पेड़ देखा होगा, वो जानते हैं सेब का पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है। बद्री शाह जी ने तुरंत बरामदे की रेलिंग के सहारे रखी अपनी जो बंदूक थी उसको उठाया, और उसमें जो है 4 नंबर का छर्रा भरकर फायर कर दिया। छर्रे को लंगूर तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी। और मान लो अगर वो लंगूर तक पहुंच भी जाती और लंगूर को लग भी जाती, तो भी लंगूर को कोई ज़्यादा गहरी कोई चोट मतलब नहीं लगनी थी, उसको कुछ ऐसी ऐसे बस एक हल्की फुल्की सी वो होनी थी। लेकिन फायर की आवाज़ से उस लंगूर पे ये असर पड़ा कि वो धीरे धीरे जो है पहाड़ के ऊपर चलने लगा। सेब का बगीचे से हटिया, पहाड़ के ऊपर चलने लगा, और जो कुत्ता था वो जोरों से भौंकते हुए उसका पीछा करने लगा। और उसके होता है ना, कुत्ता लंगूरों के पीछे दौड़ते हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने बद्री शाह जी से कहा कि भाई अपने कुत्ते को वापस बुला ले, कहीं इससे कोई नुकसान ना हो जाए, क्यों बेकार में वो दौड़े जा रहा उसके पीछे। लेकिन बद्री शाह जी ने कहा, अरे नहीं नहीं साहब, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कुत्ता उस लंगूर का पीछा करता रहता है, ये इन दोनों के बीच का रोज का ही चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है। अब कुत्ता दौड़ते दौड़ते जैसे ही लंगूर तक पहुंचने ही वाला था, बिल्कुल लंगूर के बिल्कुल पास पहुंचने ही वाला था, एक छलांगी मारनी थी, कि अचानक से लंगूर जो है पीछे घूम गया, एकदम पूरा 180 डिग्री घूम गया। उसने कुत्ते के कान को पकड़ा और उसके सर के किनारे से अच्छे से उसको उसके काट लिया, मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसने जो है काट लिया उसके। अब कुत्ता जो है दर्द से बिलबिला गया होना ही था, और बिलबिला कर क्यों क्यों करता हुआ सीधा जो है इन लोगों के पास आकर ही रुका। उसके सर के पास बहुत जो घाव था बड़ा गंभीर था, और लगातार क्यों क्यों करते जा रहा था, रोए जा रहा था, दर्द हो रहा था उसको। अब ये लोग उसका जो है ट्रीटमेंट करने में लग गए, जो फर्स्ट एड वगैरह जो कुछ कर सकते थे, पट्टी वट्टी करने में। खैर कुत्ते को दवाई वगैरह लगाकर ये लोग फ्री हुए, कि तभी जिम कॉर्बेट साहब के लिए गरम गरम पूरियाँ, सब्जी और चाय वगैरह आ गई, अपना नाश्ता वगैरह। बातों बातों में जिम कॉर्बेट साहब ने बद्री शाह जी को उस पेड़ के बारे में बता दिया था, जिस पर इन्होंने बैठने का निश्चय किया था, कि आज रात उस पर बैठेंगे और बाघ को निशाने पे लेंगे। कुछ देर के बाद जिम कॉर्बेट साहब उस मरे हुए बैल के पास जाने की अपनी तैयारी में लग गए। उन्हें देखकर बद्री शाह जी ने बोला कि वो भी उनके साथ चलेगा, और अपने 2 आदमियों को उसने इकट्ठा बुलाया और बोला कि भाई ये मचान बनाने का जो सामान है ये इकट्ठा करो और चलो। अब ये चारों लोग, बद्री शाह जी, उनके 2 आदमी और जिम कॉर्बेट साहब, उस पेड़ के पास पहुंच गए जो जिम कॉर्बेट साहब ने तय किया था, जिसके ऊपर बैठने का। पेड़ को देखने के बाद बद्री शाह जी और उनके आदमियों ने अपने कॉर्बेट साहब को ये सुझाव दिया कि साहब ये पेड़ बिल्कुल सेफ नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है, रात में किसी समय आदमखोर आएगा और इस बैल के शरीर को उठाएगा और कहीं और शिफ्ट कर देगा। तो आप अगले दिन उसे ढूंढकर कोई सही जगह देखकर, कोई सही जगह पेड़ में ये सब देखकर तब मचान बनाकर बैठिएगा और फिर आदमखोर को मारिएगा। इस बारे में जिम कॉर्बेट साहब का कहना था कि उनका मतलब जिम कॉर्बेट साहब,
बद्री शाह जी और उनके आदमियों का कहना तो सही है कि जगह सेफ तो नहीं है। अगर मान लो कोई सामान्य बाघ होता, कोई पशु पक्षी बाघ, तो वो ऐसा ही करते, वो अगले दिन के ऊपर छोड़ देते। लेकिन ये एक आदमखोर बाघ है और ये मौका छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। हो सकता है कि ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले, कल की तो छोड़ो, उसके बाद परसों नरसों कितने दिन लग जाए, आज मौका मिला हुआ तो इसको छोड़ना बेकार है। हालांकि वो इस बात को जानते थे कि ये इस मचान में बैठना थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता था, क्योंकि उस जंगल में भालू भी थे और यदि किसी भालू ने शिकार की गंध सूंघ ली, यानी कि बैल की, तो आदमखोर को मारने की, मतलब बाघ को मारने की इनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि हिमालयी भालू जो हैं वो बाघ से नहीं डरते हैं, वो बाघ से लड़ जाते हैं, बाघ का शिकार छीनने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा ही एक युद्ध जिसमें भालू और बाघ लड़ गए थे, जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी आंखों से देखा था और भालू को गोली मारी थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ, ये मैं आपको सुना चुका हूँ, द टेम्पल टाइगर, जिम कॉर्बेट और दैवी शेर, उसमें आपने ये कहानी सुनी होगी, मैं उसे सुना चुका हूँ, इसको आप सुनिएगा ज़रूर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैवी शेर। खैर दोस्तों, इस पेड़ पर चढ़ना भी थोड़ा एक कठिन काम था, क्योंकि ये पेड़ जो है पूरी तरह से कांटेदार गुलाब की लताओं से ढका हुआ था। लेकिन कुछ कोशिश करके जिम कॉर्बेट साहब पेड़ पर चढ़ गए और एक सुविधाजनक जनक टाइप की जो कुछ कंफर्टेबल सी जगह थी वहाँ पे बैठ गए। फिर बद्री शाह जी ने इनकी राइफल इन्हें पकड़ा दी और अगली सुबह जल्दी आने का वादा करके वो अपने आदमियों के साथ वापस लौट गए। अब ठीक है, जिम कॉर्बेट साहब बैठे हुए हैं टहनी के ऊपर, वो पेड़ की टहनी, उस पर आराम से एक पाँव इधर लटका रखा है, एक पाँव इधर लटका रखा है, और जो इनका फेस था, जिम कॉर्बेट साहब का फेस पहाड़ की तरफ था, यानी कि पहाड़ की तरफ मुंह करके बैठे थे और इनके पीछे की तरफ घाटी थी, सीधी घाटी थी। कोई भी जानवर अगर ऊपर से नीचे की ओर जाता तो जिम कॉर्बेट साहब को आसानी से देख सकता था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को कुछ ऐसी उम्मीद थी कि आदमखोर बाघ नीचे की तरफ से ऊपर को आएगा, और जब वो नीचे से ऊपर को आएगा तो वो इनको नहीं देख पाएगा और सीधा अपने शिकार की तरफ चला जाएगा। ये जो बैल था, ये एक सफ़ेद रंग का बैल था और वो अपनी दाहिनी करवट के बल पर पड़ा हुआ था, उसकी जो मतलब बॉडी पड़ी हुई थी वो अपनी दाहिनी करवट की ओर पड़ी हुई थी। उसकी जो टांगें थी वो जिम कॉर्बेट साहब की तरफ थी और जो डिस्टेंस थी वो करीब 15 फुट की थी, वो इनसे 15 फुट की दूरी पे था। जिम कॉर्बेट साहब अपने मचान पर 4 बजे के आसपास करीब बैठ गए थे और करीब बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था। अचानक घाटी से एक कांकड़ जो इनसे करीब 200 गज दूर था, उसने अपनी अलर्ट कॉल देनी शुरू कर दी। बोलते कांकड़ का भौंकना, उसने भौंकना शुरू कर दिया। पक्की बात थी कि बाघ जो है मूवमेंट में आ गया है और अब उसने जो है अपना एक्शन शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया है और उसे देखकर ही कांकड़ ने जो है लगातार अलर्ट कॉल दिए जा रहा है, भौंकते जा रहा है। पहले तो कांकड़ एक ही जगह पर खड़ा होकर कॉल कर रहा था, फिर उसने दूर जाना शुरू कर दिया। अब उसकी आवाज़ भी हल्की होती जा रही थी, जितना दूर होते जा रहा था उसकी आवाज़ उतनी हल्की होती जा रही थी और फिर वो पहाड़ के पीछे जाकर उसकी आवाज़ कहीं समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई, सुनाई देनी बंद हो गई। जिम कॉर्बेट साहब का सोचना था कि आदमखोर अपने शिकार के नज़दीक में ही आकर कहीं लेट गया है और अब उसकी आंख और कान बिल्कुल सतर्क अवस्था में होंगे, क्योंकि वो इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहा होगा कि उसके शिकार के निकट कोई इंसान या कोई मचान वचान के ऊपर कोई बैठा हुआ तो नहीं है, कोई शिकारी वगैरह, क्योंकि वो भी हर जगह नज़र दौड़ा रहा होगा। समय बढ़ता जा रहा था, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अब जिम कॉर्बेट साहब के पेड़ के जिसमें ये बैठे हुए थे उसके सामने का जो पहाड़ था, उसका जो हिस्सा था वो दिखाई देना थोड़ा हल्का होता गया और कुछ ही देर में वहाँ पे पूरी तरह अंधेरा हो गया, कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। उस जो मरा हुआ जो बैल था उसका जो सफ़ेद रंग था, अब वो एक हल्का सा धब्बा सा दिखाई पड़ रहा था, कोई सफ़ेद रंग का धब्बा सा। कुछ देर बाद वो भी दिखाई देना बंद हो गया। फिर अचानक एक सूखी लकड़ी के चटकने की आवाज़ आई और किसी भारी जानवर के नरम पैरों पर
चलने की थाप सुनाई देने लगी, जैसे कोई जानवर चल रहा हो। और वो आवाज़ जो है वो ठीक इनके पेड़ के नीचे आकर रुक गई। 1-2 मिनट तक तो पूरी तरह शांति छाई रही। फिर बाघ जो है उसी पेड़ की जड़ पर जो सूखी पत्तियां थी उन पर लेट गया। दोस्तों, जिस समय सूर्यास्त हो रहा था उस समय मौसम ने करवट ले ली। जहाँ अभी तक खुला आसमान था, एकदम से घने बादल छा गए, फिर गड़गड़ाने लगे। अचानक से आसमान जो है पूरा बादलों से ढक गया था। अब बाघ अपनी जगह से उठा और बैल की तरफ चल पड़ा। अब जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी आंखों में बहुत जोर लगा करके देखने की कोशिश करी कि वो कुछ तो देख पाएं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था। अब ना तो बैल दिख रहा था और ना ही बाघ। हालांकि जिम कॉर्बेट साहब की आंखें ये जो स्टार लाइट होती है, तारों की जो रोशनी होती है, उसमें भी देखने के सक्षम थी, उसमें भी वो देख सकते थे। लेकिन बादलों की वजह से तारों की रोशनी रुक गई थी। बादल आ गए थे तो तारे ऊपर रह गए। चारों तरफ घुप काला अंधेरा था, शाह अंधेरी रात कहते थे वो। अब आंखों के बदले जिम कॉर्बेट साहब ने अपने कानों पर विश्वास करना शुरू कर दिया, कान का सहारा लेना शुरू कर दिया। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता को एक सामान्य इंसान से कुछ ज़्यादा ही इनकी एक्टिव थी, क्योंकि बचपन से ही वो एक घने जंगलों में घूमते रहे थे, रात रात भर जंगलों में रहे थे। वो इतने सक्षम हो गए थे कि वो हल्की से हल्की आवाज़ को भी सुन लेते थे, तारों की रोशनी में दूर दूर तक देख लेते थे, और जो स्मेलिंग पावर थी वो भी इनकी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। सूंघ के बता देते थे कौन सा जानवर है। तो बहुत टैलेंट था इनके अंदर। बाघ अपने शिकार को खा रहा था, उसकी आवाज़ को ये सुन पा रहे थे, जो उसके खाने की आवाज़ थी उसको ये सुन रहे थे। तो उन्होंने अपनी राइफल को उठाया और अपनी कोहनियों को अपने घुटनों में टिकाकर आवाज़ की तरफ सावधानी के साथ जो है निशाना लेने की कोशिश करी, कि मतलब यार उधर से आवाज़ आ रही, उधर निशाना कर लो। फिर राइफल को कस के पकड़े हुए इन्होंने अपना दाहिना कान जो है आवाज़ की ओर मोड़ा, कहाँ पे से आवाज़ आ रही है, और फिर यूँ पीछे हुए। फिर इनको ये लगा कि इनकी जो राइफल का निशाना है ये आवाज़ से थोड़ा ऊपर जा रहा है। इन्होंने राइफल की नाल को 1 इंच और नीचे झुका दिया, और फिर दोबारा से अपना कान उस तरफ को किया, अपना सर घुमाया और आवाज़ को सुनने लगे। इन्होंने 3-4 बार ऐसा किया। जब ये कंफर्म हो गए कि इनका निशाना ठीक आवाज़ की दिशा में लगा हुआ है, मतलब सही जगह पे लगा हुआ है, तो उन्होंने राइफल की नाल को थोड़ा दाहिने ओर घुमाया और ट्रिगर को हिट कर दिया, यानी घोड़ा दबा दिया। एक तेज धमाका हुआ और बाघ 2 ही छलांगों में से एक वहीं पे 20 फुट ऊंचे कगार पे चढ़ गया। वहां पर सपाट जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था और वहां से तीखी चढ़ाई वाला पहाड़ शुरू हो जाता था। जिम कॉर्बेट साहब ने बाघ को सूखी पत्तियों पर जो सपाट सा जो खेत, जो मैदान जो होता था, उस पर चलते हुए सुना था, दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। उसके बाद वहाँ शांति छा गई। इस शांति के 2 ही अर्थ निकलते थे, या तो मैदान में जाकर कुछ कदम चलकर बाघ मर गया, यानी उसे गोली लग गई है, या फिर उसे गोली लगी ही नहीं है और वो वहीं पे कहीं पे घात लगा करके बैठ गया है और सोचने समझने की कोशिश कर रहा है कि गोली कहाँ से चली है। जिम कॉर्बेट साहब भी बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई आवाज़ या हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। इन्होंने अपनी राइफल को थोड़ा सा झुकाया। जैसे ही इन्होंने राइफल को थोड़ा सा झुकाया, दूसरी तरफ से बाघ बहुत जोर से दहाड़ा। बाघ घायल नहीं हुआ था, गोली उसे नहीं लगी, और उसने जिम कॉर्बेट साहब को देख लिया था। ये जब पेड़ पे चढ़कर बैठे थे तो ये 10 फुट की ऊंचाई पे थे, लेकिन अब टहनी इनके वजन से थोड़ा सा ऐसे झुक गई थी, ऐसे थोड़ा झुक जाती, झुक गई थी, और अब करीब 8 फुट की ऊंचाई पर थी। इनके दोनों पैर टहनी के इधर-उधर लटके हुए थे, और इनसे 20 फीट दूर, 20 फीट क्या हुई यार, कुछ भी डिस्टेंस नहीं हुई, तो और थोड़ा सा ऊंचाई पर एक बाघ अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ को सुनकर ये इस बात से कंफर्म हो गए कि यही आदमखोर बाघ है। अब यार एक बात सोचो आप लोग, अगर दिन के उजाले में एक बाघ
आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपकी क्या हालत होगी? बस खड़ा ही हो जाए आपके सामने आके। और अब आप सोचो रात के 10 बजे हों और आप किसी जंगल से गुजर रहे हो और आपको इस बात का पता हो कि इस जंगल में एक नरभक्षी बाघ है, एक्टिव है जो, और इत्तेफाक से वो आपसे 10-15 फुट की दूरी पर आकर दहाड़ने लग जाए, तब आपकी क्या हालत होगी? भाई साहब, मेरे तो खून में उबाल आ जाएगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धड़के तो, जो धड़कने हैं ना, ये तो पता नहीं किस रफ्तार से चलने लगेंगी, दौड़ने लगेंगी, चलना तो नहीं, और कहीं डर के मारे हार्ट फेल ही ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये तो जिम कॉर्बेट साहब थे यार, जो गजब का हौसला रखते थे। हालांकि वो जानते थे कि बाघ अपनी आवश्यकता से ज़्यादा शिकार तब तक नहीं करता है जब तक उसे पोक ना किया जाए, उससे उकसाया ना जाए। और अभी तो उसके पास पहले से ही एक शिकार था जो 2 या 3 दिन तक उसका काम आराम से चला सकता था। बैल अच्छा खासा उसका 2-3 दिन चल जाते उसके। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि कहीं बाघ अपनी इस परंपरा को ना तोड़ दे, कि मतलब एक शिकार मौजूद होते हुए भी किसी दूसरे शिकार को अपना शिकार ना बना ले। वैसे तो गोली चढ़ने पर कोई भी बाघ हो वो उस जगह से दूर चला जाता है, भाग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो लौट के फिर आ जाता है, अपने शिकार पे लौट के फिर आ जाता है। कई बार बाघ का नेचर कोई नहीं समझ सकता। अभी तक तो कोई इतना बड़ा तुर्रम खां नहीं हुआ जो कहे कि बाघ को उसने पूरा स्टडी किया हो, नहीं, कोई नहीं हुआ है। जिम कॉर्बेट साहब हिम्मती आदमी थे, उन्हें पता था कि जब तक वो मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, मतलब मेंटली फिट रहेंगे, और पेड़ पर अपना संतुलन बना के बैठे रहेंगे, क्योंकि वो दोनों टांग इधर उधर करके बैलेंस बना के बैठे हुए थे, क्योंकि उस पेड़ में कोई ऐसी टहनी नहीं थी जिसको ये आराम से पकड़ सकें या अपना बैलेंस बना रखें। तो बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। और एक बात का और ध्यान रखना था कि पेड़ पर इनको कहीं नींद ना आ जाए, ये सो ना जाएं, और सो गए और नीचे गिर गए तो फिर तो भैया, अगर ये सब करने में इतनी सारी चीज़ें जो है ना आपको बताई, जिम कॉर्बेट साहब कामयाब हो जाते हैं तो बाघ जो है इन पर सीधा आक्रमण नहीं करेगा। बाघ भी थोड़ा घबराएगा कि यार ये प्रॉब्लम है, ये एकदम उठ भी नहीं रहा है, वो भी नहीं कर रहा है, तो अब बैठे ही रहो। अब इनको जो है सिगरेट की तलब लगने लगी बहुत देर से। अब अपनी तलब को दबाने का इनको ऐसा कुछ कारण भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आदमखोर बाघ ने इनको देख लिया था। तो उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला, उसमें से एक सिगरेट निकाली, होठों पे लगाई और जला दी। इनको कुछ ऐसा आभास हुआ कि जैसे बाघ अपनी जगह से उठा है और किसी दूसरी दिशा में जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर में वो दोबारा लौट के आ गया और फिर बहुत जोर से दहाड़ा। इतनी देर में जिम कॉर्बेट साहब जो है 2-3 सिगरेट पी चुके थे और आदमखोर उनके सामने ही था, जो दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना ज़्यादा अंधेरा था, उसे देख ही नहीं पा रहे थे। हाँ, महसूस जरूर कर पा रहे थे कि उसके चलने की आवाज़ से या उसके दहाड़ने से किस जगह से दहाड़ रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये आइडिया ये अपना लगा ले रहे थे। लेकिन आदमखोर तो लगातार इनको देख रहा था ना। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कार्निवोरस रात के अंधेरे में भी जो है साफ साफ देख सकते हैं। हम लोग तो रात के अंधेरे में नहीं देख पाते, लेकिन वो देख लेते हैं। थोड़ी देर में बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। पहले तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश बढ़ती गई और मूसलाधार हो गई। जिम कॉर्बेट साहब ने बड़े हल्के फुल्के कपड़े पहन रखे थे और इनके ऊपर कोई ऐसे पत्तों का कोई छाया भी नहीं थी, कोई आवरण नहीं था जो बारिश से इनको बचा सके। कुछ ही मिनटों में ये भीग कर बिल्कुल तर हो गए। इतना तो इनको अंदाजा हो गया था कि जब बूंदाबांदी शुरू हुई थी उस समय आदमखोर किसी पेड़ के नीचे या किसी चट्टान के नीचे बारिश से बचने के लिए अपना बैठ गया होगा। लेकिन ये बेचारे तो बारिश में भीगे जा रहे थे। बारिश करीब रात के 11 बजे से होनी शुरू हुई थी और सुबह 4 बजे तक लगातार होती रही थी। 4 बजे के बाद आसमान साफ हो गया था और अब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, जिस वजह से जिम कॉर्बेट साहब की हालत बड़ी ख़राब होने लगी। तो यार ये
बुरी तरह से भीगे हुए थे, हल्के से कपड़े थे जो भीगे हुए थे, और ठंडी हवा चल रही थी जो अब इनके वो कपड़े को, भीगे कपड़े को शरीर में लग लग करके इनको चुभा रही थी। ये ठंड जो है इनको बड़ी असहनीय थी इनके लिए, तो ठंड से काँप रहे थे। अब ये ठंड से जकड़ने लगे थे, होता है ना जकड़न सी हो जाती ठंड से। दोस्तों जब सनराइज़ हो गया तो बद्री शाह जी अपने एक आदमी के साथ इनको देखने के लिए आ गए। आदमी के हाथ में एक गर्म चाय से भरी हुई केतली थी। तो इन लोगों ने पहले तो जिम कॉर्बेट साहब की राइफल को लिया, और फिर दोनों ने मिलकर इनको पेड़ से नीचे उतारा। अब क्योंकि रात भर इतनी बारिश और ठंड में एक ही पोजीशन में बैठे बैठे इनके पाँव में ऐंठन आ गई थी। पेड़ से नीचे उतर कर ये वहीं ज़मीन में लेट गए, और वहीं लेटे लेटे गरम गरम चाय सुड़कने लगे, चाय पीने लगे। बद्री शाह जी और उनका आदमी इनके जूते उते उतार के, मोजे वोजे उतार के इनके पाँव की जो है मसाज करने लगे, मालिश करने लगे। कुछ देर के बाद में जिम कॉर्बेट साहब गरम चाय और मालिश से थोड़ा इनके पाँव ठीक ठाक हुए और ये खड़े होने लायक हो गए, थोड़ा सा सामर्थ्य हो गए कि खड़े हो पाए। तो बद्री शाह जी ने अपने आदमी को अतिथि गृह में भेज दिया। बोला कि जाओ भाई तुम वहाँ पे वो पुआल वगैरह जलाओ, आग वगैरह जलाओ। जिम कॉर्बेट साहब ने कभी भी पहले अपनी ज़िंदगी में सुन करके गोली पर निशाना नहीं लगाया था, तक सुन करके गोली नहीं चलाई थी। तो ये बैल के नज़दीक चले गए देखने के लिए कि गोली का क्या हुआ, कहाँ गई। इन्हें बहुत संतुष्टि हुई जब इन्होंने देखा कि इनकी चलाई हुई गोली आदमखोर के सर से सिर्फ 6 इंच की दूरी पर लगी थी। अब इन्हें कैसे पता आदमखोर से 6 इंच की दूरी पर लगी? ऊंचाई तो बिल्कुल सही थी, लेकिन राइफल की नाल को दाहिनी तरफ ये उस दूरी तक नहीं घुमा पाए थे जो बाघ पे गोली लगे। हुआ ये कि गोली बैल के उस जगह पर लगी थी जहां से 6 इंच की दूरी पर बैल को बाघ खा रहा था। मतलब जहां पे घाव हुआ बैल के, उसके 6 इंच की दूरी पर बाघ उसको खा रहा था। बैल का निरीक्षण करने और करीब आधा मील पैदल चलने से इनके शरीर में थोड़ी गर्मी आई और जकड़ थोड़ा दूर हो गई थी। और अब इन्होंने बद्री शाह जी के साथ बगीचे की तरफ जो 1 मील लंबा सफ़र था उस पर चलना शुरू कर दिया। रास्ता लाल रंग की जो है चिकनी मिट्टी का बना हुआ था, जो बारिश के कारण बहुत फिसलन भरा हो गया था। इस रास्ते पर पाँव के 3 निशान बने हुए थे। 2 निशान तो बद्री शाह जी और उनके आदमी के आने के थे, और 1 निशान उस आदमी के वापस जाने का था। तो 3 निशान उस जमीन पर बने हुए थे। करीब करीब 50 गज तक तो ये 3 निशान थे। अब उसी रास्ते पे एक मोड़ आ गया था, और इस मोड़ पर बाघिन जो है दाहिनी किनारे से कूदी थी, और बद्री शाह जी का आदमी जो आगे चला गया था उसके पीछे पीछे जा रही थी। बाघिन और बद्री शाह जी के आदमी के पैरों के निशानों को देखकर लग रहा था कि ये दोनों लोग बड़ी तेजी तेजी से जा रहे हैं। मतलब वो आगे आगे आदमी जा रहा है, उसके पीछे पीछे बाघिन जा रही है, और फिर ये पीछे से इन लोग अब जा रहे हैं। बद्री शाह जी या जिम कॉर्बेट साहब वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो आदमी था वो इन लोगों से करीब 20 मिनट पहले चला था। 20 मिनट का टाइम बहुत होता है यार। और अगर वो अपने बगीचे की बाउंड्री के अंदर चला गया हो गया, पहुँच गया होगा तो ठीक, नहीं तो कोई बड़ी दुखदाई घटना होने की पूरी पूरी संभावना थी। बद्री शाह जी और जिम कॉर्बेट साहब जितना तेज हो सकता था उतनी तेज चलने लगे, और उस पगडंडी में पहुंच गए जहां से बगीचा और उसमें काम कर रहे आदमी दिखाई पड़ रहे थे। दिखाई पड़ रहा था सामने ऐसे। इन दोनों को बहुत बड़ी राहत मिली कि बाघिन जो है रास्ते को छोड़ के नीचे की ओर चली गई थी, जबकि वो आदमी बगीचे की तरफ सीधा चलता जा रहा था। ये सब उनके पाँव के निशानों को देखकर महसूस हुआ था। मुझे पाँव के निशानों को देख के पता चल रहा था कि बाघिन तो ऐसे नीचे उतर गई है, लेकिन वो आदमी सीधा सीधा ही गया है। फिर बाद में इन्होंने जब उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि बाघिन तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी, तो आदमी पहले तो एकदम से हड़बड़ा गया, घबरा गया, डर गया। अभी बोला नहीं साहब, उसे नहीं पता है, बाघिन उसके पीछे थी। अरे बाप रे बाप, आदमखोर मेरे पीछे थी। मतलब सोचिए अगर हमारे को कोई बोले ऐसा तो क्या हालत होगी, तो वही उसकी भी थी।
तो दोस्तों आप लोग भी जानना चाह रहे होंगे कि फिर क्या हुआ, तो उसके लिए तो दोस्तों आपको बने रहना होगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों यार ये आपका अपना ही तो चैनल है, इसका प्रचार और प्रसार करो ना यार, लोगों में शेयर करो और उनको बोलो यार कहानियों को सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, और वो लोग भी और लोगों को शेयर करते जाएं। इतना तो करेंगे ही ना आप लोग। थैंक यू वेरी मच यार। एंड जो दोस्त, जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ और धन्यवाद बोलता हूँ कि आप आए, कहानी को सुना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों अभी तो आज्ञा दीजिए, जल्दी ही मिलता हूँ आपको कहानी के अगले भाग में, ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों फिलहाल तो बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।